टेक द स्टोन पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। उन पत्थरों को इकट्ठा करो जो दूसरे तुम्हारी तरफ फेंकते हैं और उन्हें इकट्ठा करके अपना एक साम्राज्य बना लो। उन सब लोग को दरकिनार कर दो जो तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। एक दिन अपना साम्राज्य तुम खुद बना लोगे। इस महान कोट के साथ शुरू होता है 28 दिसंबर 1937 का वो दिन जब एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिन्होंने ना सिर्फ अपने बिजनेस को बल्कि देश की इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाया, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में भी अपनी छाप छोड़ कर गए। मैं बात कर रहा हूँ टाटा एंड सन्स के चेयरमैन पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी के बारे में। कैसे इन्होंने एक लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट में तब्दील किया और साथ के साथ देश के लाखों लोगों को रोजगार और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। आखिर कैसे बना टाटा एंड सन्स इंडियाज मोस्ट फेमस एंड सक्सेसफुल बिजनेस ग्रुप? आइए जानते हैं इंडिया के इस रेपुटेटेड बिजनेस फैमिली की इंटरेस्टिंग जर्नी और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अप्स एंड डाउन्स। सो लेट्स कम टू द डिटेल। बात है साल 1822 की, आज से करीब 202 साल पहले की। गुजरात के एक गांव में पारसी प्रीस्ट फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है, नसरवांजी टाटा, और यहां से शुरू होती है टाटा फैमिली की बिजनेस जर्नी। ऐसा कहा जाता है ये अपने गांव के इकलौते ऐसे शख्स थे जो बिजनेस को लेके फ्यूचरिस्टिक थे, इसलिए महज 20 साल की उम्र में अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ। ये वो समय था जब शादी काफी कम उम्र में कर दी जाती थी, इसलिए 18 साल की उम्र में इनका बच्चा भी हो गया था। और ये मुंबई शिफ्ट होने के बाद इन्हें कॉटन ट्रेड में अपने फ्यूचर की अपार संभावनाएं नजर आती है, इसलिए कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर देते हैं और बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है उन पैसों से ये अपने बेटे जमशेद जी टाटा, जिनका जन्म 3 मार्च 1839 को हुआ था, एक हाई क्लास एजुकेशन देना चाहते थे जो शायद नसरवांजी टाटा को नहीं मिल पाया था। नसरवांजी का कॉटन का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, तभी उनके बेटे जमशेद जी टाटा का एजुकेशन एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से पूरा होते ही वे अपने बेटे को बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज देते हैं साल 1859 में। आज के दिनों में शायद ये आम बात है, लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं था। यह वह समय था जब एयर ट्रेवल फैसिलिटी देश में अवेलेबल ही नहीं थी और एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन साल 1859 में सिर्फ 18 से 19 साल की उम्र में जमशेद जी अपने पत्नी और अपने बच्चे के साथ, लकीली इनकी भी शादी काफी कम उम्र में हो चुकी थी, हांगकांग चले जाते हैं बिजनेस एक्सपेंशन के लिए और काफी एंथुसियाज्म के साथ अपने बिजनेस को हांगकांग में स्टैब्लिश भी करते हैं, जो कि काफी सक्सेसफुल रहता है। 29 साल की उम्र तक जमशेद जी अपने पिताजी के साथ काम करते रहे, लेकिन 1868 में 21,000 रुपए के साथ उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने एक तेल करप्ट कारखाने को खरीदा और उसे कॉटन मिल में कन्वर्ट किया और उसका नाम रखा अलेक्जेंडर मिल, जो कि 2 साल बाद इन्होंने एक अच्छे खासे मुनाफे पर बेच दी। और इन पैसों से उन्होंने 1874 में नागपुर में एक कॉटन मिल को एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम उन्होंने इम्प्रेस मिल रखा। यहाँ इम्प्रेस का मतलब महारानी है, क्योंकि उन दिनों महारानी विक्टोरिया ने भारत की रानी का खिताब हासिल किया था और जमशेद जी ने भी वक्त की नजाकत को समझते हुए इस मील का नाम इम्प्रेस मील रखा। यह टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी बिजनेस मील थी, लेकिन इस मील को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, यह कहकर कि इस मील का एस्टेब्लिशमेंट जमीन खोदकर सोने को दबाने जैसा है, क्योंकि यह मील का एस्टेब्लिशमेंट नागपुर में किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि उन दिनों मुंबई को कॉटन हब कहा जाता था, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉटन मिल मुंबई में ही एस्टेब्लिश थी। लेकिन जमशेद जी ने इस मिल को मुंबई में एस्टेब्लिश करने की वजह नागपुर में एस्टेब्लिश किया। इसके पीछे के 3 खास कारण थे। सबसे पहला, आसपास के एरिया में कॉटन का प्रोडक्शन होना, सेकंड, रेलवे स्टेशन का पास होना, और थर्ड, वाटर एंड फ्यूल की प्रॉपर सप्लाई होना। लेकिन इतनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के बाद भी यह इंडस्ट्री बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, क्योंकि इनके मिल में जो मजदूर काम कर रहे थे वह काफी आलसी थे और किसी भी दिन उन मजदूरों की 100% अटेंडेंस थी ही नहीं। लेकिन जमशेद जी ने इन मजदूरों को डांटने या नौकरी से निकालने की वजह एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाला और उनके लिए
जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी इन मजदूरों को पेंशन मिलती रहे, और साथ के साथ एक मेडिकल इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की, और इसके साथ में फैमिली डे, स्पोर्ट्स डे जैसी फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई, ताकि ये मजदूर आपस में कम्युनिकेट कर सके और इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी रहे। उन दिनों यह फैसिलिटी देना किसी भी कंपनी के लिए आम बात नहीं थी। इसी तरह समय गुजरता गया और 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर की शुरुआत हो गई थी, और यह इनडायरेक्टली जमशेद जी के बिजनेस के लिए काफी अच्छी खबर थी, क्योंकि इंग्लैंड यानी कि उस टाइम का ब्रिटेन कॉटन का रॉ मटेरियल अमेरिका से इंपोर्ट करता था, लेकिन सिविल वॉर होने की वजह से यह सप्लाई रुक गई थी, जिस वजह से जमशेद जी ने अपने कॉटन प्राइस को डबल करके इंग्लैंड को सप्लाई करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर कहते हैं कि वक्त फिर से बदलता है, और 4 साल के बाद अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हो गई और वहां से आने वाली सप्लाई इंग्लैंड को फिर से शुरू हो गई थी, जिस वजह से टाटा का बिजनेस लॉस में जाने लगा, और इन्वेस्टर जिन्होंने अपना पैसा टाटा के साथ इन्वेस्टमेंट किया था वह अपना पैसा प्रॉफिट के साथ रिटर्न मांगने लगे। तब ऐसी कंडीशन में जमशेद जी ने अपनी ऑनेस्टी को शो करते हुए इन्वेस्टर से थोड़ा टाइम मांगा, और तब इन्वेस्टर ने उन्हें 20 पाउंड की मंथली सैलरी पर काम करने के लिए कहा। अब जरा सोचिए कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं और उसी कंपनी में आपको एज अ सैलरी काम करना पड़े, लेकिन जमशेद जी डटे रहे और उन्होंने अपने बिजनेस को फाइनली बचा लिया। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। जमशेद जी के 3 बड़े सपने थे, एक अपनी लोहा व स्टील कंपनी को खोलना, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसके साथ में प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित करना, लेकिन ऐसा शायद नहीं हो पाया। दिसंबर 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से होटल ताजमहल मुंबई तैयार हुआ, और यह भारत का पहला 5 स्टार होटल था जहां इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अवेलेबल थी। और इसके बाद 1904 में जर्मनी में जमशेद जी ने अपनी आखिरी सांस ली, अपने उन 3 सपनों को पूरा किए बिना। लेकिन उनके इन सपनों को पूरा किया उनके बेटे सर दोराबजी टाटा ने। साल 1908 में यह टाटा ग्रुप के तीसरे चेयरमैन बने और 1932 तक रहे। साल 1910 में इन्होंने अपने पिता के सपने को पूरा करते हुए टाटा स्टील प्लांट को एस्टेब्लिश किया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट था। इसके साथ ही वे सोशलिस्ट भी थे, इसलिए इन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की। इसके साथ ही कैंसर के इलाज के लिए इन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और एजुकेशन की फील्ड में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की स्थापना की। इसी दौरान जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा सप्लायर बना, जिसने ब्रिटिश को स्टील सप्लाई की। उनके लिए टैंक, रेलवे ट्रैक और हथियार बनाने के लिए टाटा स्टील की प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स ने यह स्टेटमेंट दिया कि टाटा स्टील सेव्ड अस। साल 1914 आते आते टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन गया था कि इसके अंदर 14 अलग अलग कंपनियां काम कर रही थी। जमशेद जी टाटा के बाद उनके दूर के कजन जहांगीर रतन दादाभाई टाटा, जिन्हें हम शॉर्ट में JRD टाटा के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 29 जुलाई 1904 में फ्रांस में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन दादाभाई टाटा था, लेकिन इनकी मां फ्रांसीसी थी, इसलिए इनकी प्राइमरी लैंग्वेज फ्रेंच थी। JRD टाटा ने मुंबई से पढ़ाई कंप्लीट कर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इन्होंने टाटा ग्रुप के बिजनेस को अलग अलग फील्ड में डेवलप किया। साल 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस, जो कि आज एयर इंडिया बन चुकी है, और मैं आपको एक बात बता दूं, उन दिनों यह विश्व की सबसे अच्छी एयरलाइंस में से एक थी, की शुरुआत की, और यह पहली एयरलाइंस के कॉमर्शियल पायलट भी रहे सिर्फ 34 साल की एज में। साल 1938 से 1991 तक वह टाटा के चेयरमैन रहे। इसके साथ ही उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और वह इंडिया के पहले ऐसे पायलट थे जिन्हें भारतीय वायु सेना ने 1974 में एयर वाइस मार्शल पद से भी नवाजा, और साथ के साथ इन्हें फ्रांस के भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद से सम्मानित किया गया। और ये भारत के पहले ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपनी कंपनी में HR और CSR जैसे टर्म्स का इन्वेंशन किया। ये अपने एम्प्लॉय के लिए, चाहे वह पेड लीव की बात हो, इंश्योरेंस हो या मेडिकल हेल्थ जैसी बात हो, टाटा हमेशा अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचा करते थे। इसके साथ ही इन्होंने
डायनेस्टी बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस को मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस में कन्वर्ट किया था। और इसके साथ ही एक जो दिलचस्प इंसिडेंट हुआ उसका जिक्र दिलीप कुमार साहब अपनी बायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में करते हैं। दिलीप कुमार साहब जो उस समय अपने करियर के शिखर पर थे, एक बार फ्लाइट में यात्रा करते समय टाटा से मिले। कुमार साहब ने कहा, अपने करियर के शिखर पर मैं एक बार हवाई जहाज से यात्रा कर रहा था। मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठे हुए थे जो साधारण सी शर्ट और पैंट पहने हुए थे। बुजुर्ग से व्यक्ति लग रहे थे और एक मध्यम वर्ग के परिवार से थे, लेकिन वे काफी पढ़े लिखे लग रहे थे। अन्य यात्री मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन वो सज्जन मेरी बिना परवाह किए हुए खिड़की से बाहर देखते हुए अपना अखबार पढ़ रहे थे। और जब चाय आई तो उन्होंने चुपचाप चाय पी ली, बिना मुझसे कुछ बातचीत किए हुए। कुमार साहब ने बताया कि उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश की और मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट का जवाब टाटा ने दिया और कहा हेलो। जब वे फ्लाइट में बात करने लगे तो कुमार साहब ने जे.आर.डी. टाटा से पूछा कि क्या वे फिल्में देखते हैं। टाटा ने कहा, ओह बहुत कम, मैंने कई साल पहले एक फिल्म देखी थी। हालांकि उन्हें निराशा हुई जब जे.आर.डी. टाटा ने ऐसा जवाब दिया कि वह केवल कुछ ही फिल्में देखते हैं। कुमार साहब ने जवाब दिया कि वह एक अभिनेता हैं। यह सुनकर जे.आर.डी. टाटा ने कहा, ओह यह तो कमाल की बात है। जब विमान उतरा तो कुमार साहब ने जे.आर.डी. टाटा से हाथ मिलाया और उन्हें अपना पूरा नाम बताया। तब टाटा ने शांति से जवाब दिया और कहा, धन्यवाद, मेरा नाम जे.आर.डी. टाटा है। इस घटना को याद करते हुए कुमार ने कहा, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कोई आपसे भी बड़ा है, इसलिए आप विनम्र रहें। इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है। इसके साथ ही 1939 में जो टाटा ग्रुप मात्र 62 करोड़ का था, वह 1991 आते आते तक 10,000 करोड़ रुपए का हो चुका था। और यह वही समय था जब एंट्री होती है टाटा ग्रुप के उस चेयरमैन की जिन्होंने टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। एक आम इंसान के खाने में नमक से लेके स्टील, लोहा, कार, होटल, एयरलाइंस जैसी सर्विसेज में हर जगह आपको टाटा मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं श्री रतन टाटा जी के बारे में। 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में इनका जन्म हुआ। इनके पिता नवल टाटा और माता जी का नाम सोनू टाटा था। रतन टाटा जी की मात्र 10 साल की उम्र में जब इनके माता और पिता का सेपरेशन हो गया था, हमें ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति अमीर है या उसकी पुश्तें अमीर रही हैं, वह कहीं ना कहीं सोने या चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और उन्हें किसी तरह की दिक्कतें नहीं होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। रतन टाटा जी की स्थिति ठीक इसके विपरीत थी। 10 साल की उम्र से ही रतन टाटा जी उनके माँ बाप का प्यार नहीं मिला। यह अपनी दादी जी नवजबाई टाटा से काफी क्लोज थे और वह एक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लेडी थी। इनका पूरा पालन पोषण उनकी दादी जी ने ही किया था। इनके जो फैमिली की लेगेसी थी, इसी बेसिस पर उनकी परवरिश हुई थी और वो एथिक्स बचपन से ही उनके मन में डाले गए थे। रतन टाटा जी की स्कूलिंग मुंबई और शिमला से होने के बाद ये बीएस की डिग्री के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका चले जाते हैं और वहां वो आर्किटेक्चर इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। 1962 में बीएस की डिग्री कंप्लीट होने के बाद इन्हें बहुत बड़ी कंपनी आईबीएम से जॉब का ऑफर मिलता है और उसे ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दिलचस्प बात जो ये है कि 15 दिन वह उस कंपनी के साथ काम भी करते हैं, लेकिन उसके बाद वह भारत आ जाते हैं। और भारत आते ही जे.आर.डी. टाटा उनसे कहते हैं कि नौकरी छोड़ो और कंपनी को संभालो। और मैं आपको बता दूं कि अगर जे.आर.डी. टाटा नहीं होते तो शायद रतन टाटा नौकरी ही कर रहे होते और बिजनेस में कभी आते ही नहीं। लेकिन बिजनेस की शुरुआत में उन्हें वह उस तरह की कंपनी दी गई जो पहले से ही लॉस में चल रही थी, लेकिन रतन टाटा जी ने अपने सूझबूझ से उसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाया। लेकिन यहाँ उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें आई क्योंकि वो रिसेंट एजुकेशन कर आए थे, काम का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। तो पहले तो ये टेक्निकल असिस्टेंट बनकर मिस्टर नानावटी जो कि एमडी थे उस समय टाटा एंड सन्स के, थोड़े समय के लिए लगभग 6 से 7 महीने के लिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं उनसे टेक्निकल असिस्टेंस लेने। और फिर जब जमशेदपुर लौट कर आए, मैं आपको बता दूं कि जमशेदपुर शहर जमशेद जी के नाम पर ही पड़ा क्योंकि उन्होंने पूरे शहर को इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया था। टाटा स्टील बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो कि किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जरूरी होता है। आयरन और कार्बन
जब इन दो एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है तो वह स्टील बनता है और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जिस देश के पास लोहा होता है वह देश बहुत तरक्की करता है। इसलिए रतन टाटा जी ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि आने वाला टाइम जो है वह इलेक्ट्रॉनिक का है, और इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए जिस कंपनी के साथ जुड़ने वाले थे वह एक लॉस मेकिंग कंपनी होती है, नालको। नालको इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करती थी और यह एक टाइम बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन जब रतन टाटा जी से टेक ओवर करते हैं तो यह लॉस में चल रही थी। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2% मार्केट शेयर था नालको के पास। 1971 में बनी यह नालको ये अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी पर ही काम कर रही थी, इसलिए शायद ये लॉस मेकिंग थी। लेकिन 1991 का जो दौर था वह इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए चेंज हो रहा था। बहुत सारे नए इन्वेंशन आ रहे थे, लेकिन नालको इन सारी स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने में अनसक्सेसफुल रही। लेकिन रतन टाटा जी ये समझ गए कि अगर हमें नालको को एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनानी है तो हमें बेसिक से इसमें चेंज करने पड़ेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री की, जिसे आज हम TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से जानते हैं, जिसने आज इंडिया की GDP में काफी बड़ा योगदान दिया है। और मैं आपको बता दूं, इंडियन रेलवे के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विस देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। हालांकि नालको को यह बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं बना पाए, लेकिन हाँ, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में जरूर तब्दील कर दिए। कंपनी के सारे डेट्स क्लियर किए, ट्रांजिस्टर्स बनाए, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के लिए इन्होंने इन्वर्टर्स बनाए। इस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते चले गए। नालको के थ्रू इन्होंने 20% मार्केट एक्वायर कर लिया था रेडियो और ट्रांजिस्टर्स बनाकर, क्योंकि साइंस और टेक किसी भी देश की तरक्की के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। और रतन टाटा जी ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके थे। आमतौर पर जब आप किसी कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बनाते हैं तो आपकी काबिलियत पर आपको और अच्छी कंपनी में प्रमोशन मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट आया था वह यह था कि नालको के सक्सेसफुल होने के बाद रतन टाटा जी को हर वह कंपनी दी गई जो लॉस मेकिंग थी, ताकि रतन टाटा जी अपनी काबिलियत से उन कंपनियों को प्रॉफिट मेकिंग बना पाए। क्योंकि GRD टाटा रतन टाटा जी की काबिलियत को समझ चुके थे, और यहीं से एक नए एरा की शुरुआत हुई जब रतन टाटा जी टाटा एंड सन्स ग्रुप के 5वें चेयरमैन बने। उन दिनों जो देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने टाटा की काबिलियत को देखते हुए उन्हें फ्री हैंड दिया। और यहीं पर रतन टाटा जी ने अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े बड़े इन्वेंशन करके इस सेक्टर को काफी ज्यादा बूम दिया। और इसके साथ ही उन्होंने एक एक कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाया। शायद ही ऐसी कोई कंपनी हो इसके अंदर टाटा ग्रुप में जो प्रॉफिट ना कर रही हो। आज 100 से भी ज्यादा कंपनी है टाटा ग्रुप के अंदर जो काम कर रही हैं। इनकी लाइफ से जुड़ी हुई एक और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है साल 1998 में, जब इन्होंने इंडिगा कार लॉन्च की। हालांकि इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इस कार की सेलिंग उस तरह से नहीं हुई जैसी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी और वह लॉस में जा रही थी। लेकिन रतन टाटा जी ने इस कार को किसी और कंपनी को बेचने का फैसला किया, और इसलिए वह अमेरिका जाकर वहां की कंपनी फोर्ड के ऑनर बिल फोर्ड से मुलाकात करके यह प्रपोजल रखते हैं कि आप हमारी कंपनी को खरीद लीजिए। तो बिल फोर्ड उनके इस प्रपोजल पर रतन टाटा जी से कहते हैं कि आप लोग ऐसा काम करते ही क्यों हो जो आप लोगों को आता नहीं है, इसलिए मैं आपकी इस कंपनी टाटा मोटर्स को खरीदकर आप पर एहसान कर रहा हूं। यह बात रतन टाटा जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वे कंपनी की डील को करने से मना कर देते हैं, और वे वापस इंडिया चले आते हैं और फैसला करते हैं कि मैं अपनी किसी भी कंपनी को कभी नहीं बेचूंगा। लेकिन इस इंसिडेंट के ठीक 8 साल बाद, जब फोर्ड काफी लॉस में जा रही थी और बिल्कुल ही दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी, तब रतन टाटा जी ने उनकी कार जैगवार और लैंड रोवर को बिल फोर्ड से खरीदा। वो कहते हैं ना कि वक्त हमेशा बदलता है। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी से कहा कि आप हमारी कंपनी को खरीद कर हमारी इस कंपनी पर एहसान कर रहे हैं। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। आपकी कामयाबी आपका सबसे बड़ा बदला है। इसके साथ ही रतन टाटा जी जब अध्यक्ष बने थे तो टाटा ग्रुप के अंदर 50 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही थी, और सारी कंपनियों के अलग अलग लोगो थे,
अलग अलग मोटिव थे, इसलिए रतन टाटा जी ने पूरे टाटा ग्रुप की कंपनियों को एक कॉमन लोगो रखा और इसके साथ ही उन्होंने 5 प्रिंसिपल भी बनाए जो टाटा ग्रुप के हर कंपनी के एम्प्लॉय को फॉलो ही करना पड़ा। इंटीग्रिटी, अंडरस्टैंडिंग, यूनिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सीलेंस एंड इक्वालिटी जैसे ये 5 कोड ऑफ कंडक्ट बनाए। ऐसा ही एक इंसिडेंट और था जो टाटा ग्रुप की सक्सेस और फेल्यूर दोनों में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार की बात है, जब रतन टाटा जी किसी सड़क से गुजर रहे थे, तब उन्होंने एक स्कूटर में एक फैमिली, उसमें 4 लोगों को बैठे हुए देखा जो कि बारिश में भीग रहे थे। तब रतन टाटा जी ने डिसाइड किया एक ऐसी कार बनाने का जो हर इंडियन अफोर्ड कर सके और 2003 में लॉन्च किया टाटा नैनो को। लेकिन यह कार कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में एक फेल्यूर साबित हुई इस कार की मार्केटिंग ब्रांडिंग की वजह से, क्योंकि यह सिर्फ 1 लाख रुपए की थी और यही इसके फेल होने का सबसे बड़ा रीजन था, क्योंकि उसकी जो ब्रांडिंग की गई थी वह इस टैगलाइन के साथ की गई थी कि यह मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे सस्ती कार है और जब मिडिल क्लास लोग इसे परचेस करते हैं तो बहुत ही एम्बैरस फील कराया जाता था, इसलिए लोगों ने इसे खरीदना बंद कर दिया। और भी कई सारे टेक्निकल इशू थे और यही रीजन था इस कार के फेल्यूर होने का, जो कि रतन टाटा जी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं उनके ब्रांडिंग में ये कमी रह गई थी, जिसे टाटा नैनो जैसी एक बेहतरीन फैमिलियर कार फेल्यूर साबित हुई। क्योंकि रतन टाटा जी लोअर सेक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करते थे और इसलिए उन्होंने टाटा ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका यह मोटिव था कि हर इंडस्ट्रियल अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोशल सर्विस में लगाए। लेकिन यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है वह यह है कि आज के समय में एक आम इंसान अपनी इनकम का 2% हिस्सा भी चैरिटी करने में डिनाई करता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत रतन टाटा जी ने अपने टाटा ग्रुप का 66% प्रॉफिट फिलैंथ्रोपी यानी कि लोगों की भलाई में लगा दिया, सोशल सर्विस पर खर्च कर दिया और यही सारे रीजन है जो रतन टाटा जी को महान बनाते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जब केरल में सुनामी आई थी तो इन्होंने 700 घर बनाए वहां के लोगों के लिए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी कंपनी के एम्प्लॉय का भी भरपूर ख्याल रखा है, उन्हें बहुत सारे एक्स्ट्रा पर्क्स दिए जाते हैं, क्योंकि किसी कंपनी की तरक्की हमेशा उसके एम्प्लॉय की तरक्की पर डिपेंड करती है। अब बात आती है साल 2012 की, जब रतन टाटा जी अपने इस चेयरमैन पद से इस्तीफा देते हैं, क्योंकि इनका कोई भी वारिस नहीं होने की वजह से साइरस मिस्त्री को 2012 में टाटा एंड सन्स का चेयरमैन बनाया जाता है। और यह रतन टाटा जी के परिवार से नहीं थे, जैसा कि हम सब जानते हैं। रतन टाटा जी ने शादी नहीं की थी। इसके पीछे का कारण रतन टाटा जी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी ही नहीं। कॉलेज के बाद एक बार जब वो लॉस एंजलिस गए थे, तब उन्हें वहां एक लड़की से प्यार हो गया था और उनके शादी की चर्चाएं भी शुरू हो गई थी। लेकिन उनके दादी के लंबे समय से बीमार होने की वजह से उन्हें अकेले ही भारत आना पड़ा और 1962 में इंडिया चाइना वॉर की वजह से यह परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाती हैं और उनका रिश्ता टूट जाता है। इसके साथ ही और भी कुछ रीजंस थे उनकी शादी नहीं करने के, और शायद यही रीजन है कि साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाया टाटा एंड सन्स का। और इन्हें चेयरमैन बनाकर रतन टाटा जी ने यह साबित कर दिया कि वह मेरिटोक्रेसी में यकीन नहीं रखते हैं, जो काबिल है गद्दी उसे ही मिलेगी। लेकिन साइरस मिस्त्री रतन टाटा जी की इस उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए और सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसलिए 2016 में साइरस मिस्त्री को चेयरमैनशिप से हटा दिया गया और 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का नया चेयरमैन बनाया गया, जो कि कंटिन्यू अब तक वही चेयरमैन है टाटा ग्रुप के। इसके साथ ही टाटा ग्रुप ने कुछ फॉरेन कंपनियों को भी एक्वायर किया, जैसे एक टी मेकर कंपनी है टेटली टी, इसे $12 बिलियन में खरीदा और साथ में कोरस जैसे जायंट को भी $11.2 बिलियन में खरीद लिया। और शायद यही वजह है कि टाटा ग्रुप आज इतनी ऊंचाइयों पर है।